Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on advanced web application development. And आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्ट एज मॉडल इन एन ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन. बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड यू टू वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने बात की थी एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम मॉडल्स को किस तरह से एज ए एंटिटी यूज़ कर सकते हैं. और मोर स्पेसिफिकली हमने पहले लेक्चर में बात की database connectivity with ASP.NET MVC using entity framework. देन सेकंड लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे था जिसमें हमने एक्शन लिंक HTML हेल्पर्स की बात की थी कि किस तरह से हम वेब के ऊपर या वेब पेज के ऊपर हम हाइपरलिंक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. एंड देन हमने फिर थर्ड लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे था जिसमें हमने बात की थी कि डेटाबेस से मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को किस तरह से रिट्रीव किया जा सकता है. और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इसी सीरीज़ के ऊपर जिसमें आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्ट एज मॉडल. Entities are mapped to database tables and object relational mapping frameworks like Entity Framework or NHibernate are used to retrieve and save the data into a database. Entities actually represent करती हैं database tables को और आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क्स जैसा कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क है या अनहाइबरनेट है जो कि यूज़ होते हैं डेटाबेस के ऊपर डाटा को रिट्रीव करने के लिए या डाटा को अपडेट और सेव करने के लिए. द business object contains both state and behavior that is logic specific to the business. So business object actually combination of state जिसे हम data भी बोलते हैं state of the object या data और behavior के data को किस तरह से रीड करना है अपडेट करना है उसके ऊपर डिफरेंट बिजनेस लॉजिक या बिजनेस स्पेसिफिक जो लॉजिक है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्ट के अंदर. सो बिजनेस ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ स्टेट एंड बिहेवियर. सो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं इसकी कि किस तरह से हम बिजनेस ऑब्जेक्ट को एज ए मॉडल यूज़ करते हैं इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन. सो उसके लिए शिफ्ट करते हैं ऑन विजुअल स्टूडियो. सो हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो 2019. सो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो यहाँ से हम टेम्पलेट चूज़ करेंगे. सबसे पहले यहाँ से लैंग्वेज में से C# चूज़ करते हैं और प्लेटफॉर्म से विंडोज़ एंड वेब. और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम मेरे पास यहाँ पे आएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन एंड .NET फ्रेमवर्क. आप यहाँ से ये चूज़ करेंगे टेम्पलेट और इसके बाद नेक्स्ट. यहाँ हम इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं. सपोज हम इसे नाम देते हैं MVC_डेमो और लोकेशन ये इस लोकेशन पे जाके सेव होगा. और हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 और यहाँ से इसको हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से हम एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे और एम्प्टी के बाद यहाँ पे ऐड फोल्डर्स एंड कोर रेफरेंसेस में से हम MVC को चेक करेंगे सो दैट MVC के अकॉर्डिंग इसका फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए. इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं. ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है विद नेम MVC_डेमो. और इसमें अगर हम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये अकॉर्डिंग टू हमारे MVC एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है. लाइक इसमें कंट्रोलर्स हैं, मॉडल्स हैं एंड व्यूज़. बट ये सारे अभी तक एम्प्टी हैं चूँकि हमने एम्प्टी टेम्पलेट चूज़ किया. सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम कंट्रोलर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इस पे ऐड. और ऐड के बाद हम चूज़ करते हैं कंट्रोलर और यहाँ से हम MVC5-empty कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम क्लिक करते हैं ऐड. और यहाँ हम इसको नाम देते हैं सपोज होम कंट्रोलर. उसके बाद क्लिक ऑन ऐड. हियर यू कैन सी कंट्रोलर फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास होम controller.cs फाइल क्रिएट हुई है विच इज़ आवर होम कंट्रोलर जो कि अभी हमने क्रिएट किया है. सिमिलरली अगर व्यूज़ के अंदर जाएं तो व्यूज़ के अंदर उसी कंट्रोलर के अगेंस्ट एक फोल्डर क्रिएट हो गया है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है होम के नाम से. ठीक है. अगर हम होम कंट्रोलर को देखें यहाँ पे तो उसके अंदर हमें यहाँ पे एक होम कंट्रोलर क्लास नज़र आ रही है जो कि इनहेरिट कर रही है कंट्रोलर इंटरफेस को. और इसमें हमारे पास एक एक्शन मेथड है विच इज़ इंडेक्स एक्शन मेथड और ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको एक व्यू रिटर्न कर रहा है. सपोज हम यहाँ पे सिंपली
कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, कुछ डाटा पास करते हैं, लाइक सपोज हम इसे व्यू डाटा के थ्रू कुछ पास करते हैं, व्यू डेटा, एक्चुअली वी कैपिटल व्यू डेटा। और इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हम कंट्रीज और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज न्यू लिस्ट टाइप का, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ पास कर देते हैं, लाइक पाकिस्तान, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड सपोज चाइना। सो ये कुछ वैल्यूज़ पास कर दी हमने, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, सिंपली व्यू रिटर्न कर रहा है। सो अगर हम इसको यहाँ से सेव करें और इसको रन करें, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एरर आ रहा है, सर्वर एरर इन स्लैश एप्लीकेशन, और दिस एरर इज़ क्वाइट डिस्क्रिप्टिव के द व्यू इंडेक्स और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन सपोर्ट द सर्च लोकेशन। सो ये कहाँ पे सर्च कर रहा है, व्यूज़ फोल्डर में, होम फोल्डर में index.aspx इसको सर्च कर रहा है, या होम फोल्डर के अंदर सर्च कर रहा है, या फिर शेयर्ड के अंदर। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू को कॉल कर रहा है या इन्वोक कर रहा है। सो अगर हम चेक करना चाहें होम इंडेक्स और इसके थ्रू अगर हम सर्च करें या ये पेज सर्च करें, तो अगेन हमारे सामने क्या आ रहा है, सेम एरर आ रहा है। सो इसको हम क्लोज करते हैं। अगर यहाँ हम ऐप स्टार्ट में रूट कन्फिग फाइल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन मेथड इसके डिफ़ॉल्ट रूट के ऊपर हैं। सो जैसे ही हमने एप्लीकेशन रन की तो होम कंट्रोलर का ये जो इंडेक्स मेथड है ये कॉल हुआ और ये रिटर्न कर रहा है व्यू। और अगर व्यूज़ के अंदर जाएँ तो होम फोल्डर के अंदर कोई आपको व्यू नहीं है, और सिमिलरली शेयर्ड भी कोई व्यू नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो हमारे सामने एरर आ रहा है कि वो जो इंडेक्स एक्शन मेथड है जो वो व्यू रिटर्न कर रहा है वो इसके व्यूज़ फोल्डर के अंदर है ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा है। So in MVC application, there are several conventions that we need to follow while working. For example, controllers need to have the word controller in them and should implement the iController interface either directly or indirectly. And similarly, views should be placed in a specific location that MVC can find them. So जैसा कि अभी हमने अपनी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखी, उसमें हमने कंट्रोलर क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया होम कंट्रोलर, और सपोज हमने उसे नाम से सिंपली क्या दिया था, होम, लेकिन कंट्रोलर के नेम में हमें उसको कंट्रोलर का वर्ड जो है वो ऐड करना ज़रूरी है। इट्स एमवीसी कन्वेंशन, ठीक है। और वो जो हमारा कंट्रोलर है वो इनहेरिट करे किसको, आई कंट्रोलर इंटरफेस को। एंड सिमिलरली जो व्यूज़ हैं, अगर उस कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड को कोई व्यू रिक्वायर्ड है तो वो व्यू एमवीसी के फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर होना ज़रूरी है। और जैसा कि हमने अभी व्यू क्रिएट नहीं किया था, लेकिन जब हमने एप्लीकेशन रन की तो उसे व्यू मिला नहीं, और उस वजह से वो आपका जो वेब पेज है वहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा था कि दिस पर्टिकुलर वेब पेज इज़ नॉट फाउंड। But with models, there are no such strict rules. In fact, the models folder is optional and they can place anywhere within the application. They can even be present in a separate project. So जैसा कि अभी हमने व्यूज़ के लिए देखा या कंट्रोलर्स के लिए देखा कि कंट्रोलर्स भी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर होने चाहिए और व्यूज़ भी एमवीसी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर होने चाहिए। बट जहाँ तक मॉडल्स की बात है तो मॉडल्स के लिए मॉडल फोल्डर्स एक ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। उसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं कि हम मॉडल्स फोल्डर के अंदर डिफरेंट मॉडल्स क्लासेस क्रिएट करते आए हैं। बट इस क्लास में हम देखेंगे कि मॉडल्स फोल्डर्स को मॉडल मॉडल जो मॉडल्स हैं उसको मॉडल्स फोल्डर के अंदर क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। आप उसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, और इवन के आप उसे एक सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे उसमें हम जो मॉडल क्रिएट करेंगे वो हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे, और फिर उसको हम अपनी एक एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करके देखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स नाउ टर्न आवर अटेंशन टू यूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट एज दी मॉडल। और उसके लिए हम जो डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, वो हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस है, एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा रोज अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल डेटा को
ये जो एग्जांपल डेटाबेस है इसको हम क्रिएट करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। सो उसके लिए हम ओपन करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो हियर वी आर इन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है एसक्यूएल सर्वर के साथ। और अगर हम डेटाबेसेस में देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस अवेलेबल है और एमवीसी क्रड अंडरस्कोर क्रड डेटाबेस अवेलेबल है। सो हम यहाँ से न्यू क्यूरी विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं न्यू। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्यूरी करेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस को नाम देते हैं सपोज MVC अंडरस्कोर DB और इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को यहाँ से। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और इसके बाद इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं और अगर इसको देखना चाहें तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और डेटाबेसेस फोल्डर को ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ आप देख सकते हैं कि MVC अंडरस्कोर डेटाबेस क्रिएट हो गई है। और इसको हम एक्सपैंड करें और इसका टेबल्स फोल्डर एक्सपैंड करें तो अभी तक इसमें आपको कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो इसको हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं यूज़ MVC अंडरस्कोर DB और इसको रन करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को। ओके, इसको सिलेक्ट करके करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस सिंगल क्यूरी। और जैसे हमने पहले किया तो इसने दोनों क्यूरीज को ही एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस जैसे जब ये पहली क्यूरी आई तो उसके पास एरर आ गया कि MVC अंडरस्कोर DB ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो हम सिर्फ इस क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम जो काम करेंगे वो इस डेटाबेस के अंदर होगा। तो इस डेटाबेस में हम क्या करने वाले हैं, हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। सो क्रिएट टेबल और इस टेबल को हम नाम दे देते हैं सपोज एम्प्लॉय और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल के अंदर हम कुछ टेबल्स ऐड कॉलम्स ऐड कर देते हैं लाइक आईडी और ये हमारे पास इंट टाइप का है और सपोज ये प्राइमरी की है और ये क्या है, एक आइडेंटिटी कॉलम है विद 1,1 जिसका मतलब क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा विद 1। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास इसके अंदर सपोज हमारे पास नेम का है और ये क्या है एन वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप है और इसके अंदर हमारे पास सपोज इसकी लेंथ क्या है 50 और सिमिलरली 50 और एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं इसमें सपोज जेंडर और ये भी क्या है एन वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप है और इसकी लेंथ सपोज हमारे पास क्या है 10 और नेक्स्ट न्यू कॉलम एक और जो कि सपोज सैलरी का ऐड करते हैं और ये भी क्या है हमारे पास डेसिमल टाइप का है और ये क्या है मैक्सिमम इसके अंदर 18 वैल्यूज हो सके और फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी है 2। सपोज इसकी लिमिट कर देते हैं 2 फ्रैक्शन वैल्यूज तक डाटा को सेव करें। एंड इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ और ये टाइप है सपोज इसकी डेट एंड टाइम, एक्चुअली दिस इज अ डेटा टाइप इन SQL। और इसके बाद हम लास्ट कॉलम लेते हैं सिटी और ये क्या है हमारे पास एन वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप और इसकी लेंथ क्या है 50। सो दैट्स इट, ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और क्या किया हमने क्यूरी की, इसको थोड़ा डाउन करते हैं। ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और उसके बाद हम इसमें आईडी नेम जेंडर सैलरी डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी ये डिफरेंट कॉलम्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अगर इसके बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करें यहाँ से और अब डेटाबेसेस फोल्डर को एक्सपैंड करें और हमारी जो डेटाबेस है MVC अंडरस्कोर DB इसको एक्सपैंड करें और इसका टेबल्स फोल्डर एक्सपैंड करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय का वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ पे इसके जो कॉलम्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास ID कॉलम है, नेम जेंडर सैलरी डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसको डिफरेंट डाटा रोज इंसर्ट करते हैं इसमें सैम्पल डाटा रोज। उसके लिए मैं क्वेरी करता हूँ इंसर्ट इनटू किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में और हम वैल्यूज़ क्या देना चाह रहे हैं, वैल्यूज़ हम दे देते हैं वैल्यूज़। ओके, इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है आईडी और वो तो प्राइमरी की है उस वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद सेकंड कॉलम है हमारे पास नेम का और उसके बाद थर्ड कॉलम है जेंडर वो भी स्ट्रिंग टाइप है और उसके बाद सैलरी है वो डेसिमल पॉइंट होगा डेसिमल वैल्यू होगी और उसके बाद क्या है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है
उसको भी हम कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, एंड लास्ट कॉलम हमारे पास सिटी है, उसको हम कोटेशंस के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर। सो इसको कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम्स इसको यहाँ पे प्ले पेस्ट करते हैं, ताकि जस्ट इसको हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकें। सो नेम हम सपोज यहाँ पे देते हैं शाहिद, यहाँ पे नाम देते हैं एंड दैट्स इट। सो ये कुछ डाटा रोज हैं, ये हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, तो इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी रोज इफेक्टेड, और इसको चेक करने के लिए डाटा रोज इंसर्ट हुई है या नहीं, हम क्या करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यू कैन सी हमारा जो डाटा रोज है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। इसके बाद हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर लेते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि इसको हम एज ए स्टोर्ड प्रोसीजर क्यूरी कर सकें अपनी ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर, उनको व्यू करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। सो अभी हम स्टोर्ड प्रोसीजर ले रहे हैं जस्ट टू गेट एम्प्लॉयज़ या व्यू एम्प्लॉयज़। उसके लिए हम स्टोर्ड प्रोसीजर लेते हैं, उसके लिए क्यूरी करते हैं क्रिएट प्रोसीजर, और इसके बाद प्रोसीजर का नाम देते हैं, सपोज हम इसे कह देते हैं SP गेट ऑल एम्प्लॉयज़, और इसमें हम क्या कह देते हैं इसको कह देते हैं बिगिन, और इसके बाद इसको एंड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है ID नेम, और मतलब जो जो हम गेट करना चाह रहे हैं, जेंडर, सो चूँकि हम सारी वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, तो हम सारे कॉलम की ये जो कॉलम नेम्स है वो लिख देंगे। जेंडर के बाद यहाँ पे सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एंड लास्ट हमारे पास क्या है सिटी, और कहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर है हमारे पास, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर SP, और उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया प्रोसीजर को SP गेट ऑल एम्प्लॉयज़, और इसके बाद एस बिगिन एंड, और इसमें हमने क्या कर दिया जो जो वैल्यूज हम गेट करना चाह रहे हैं, ID नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, सो इसको जस्ट हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास डेटाबेस है MVC_DB, और इसके अगर हम यहाँ पे फोल्डर पे जाएं प्रोग्रामेबिलिटी में, इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स का फोल्डर आ रहा है, और अगर इसको यहाँ से एक्सपैंड करें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है SP गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो ये आपका एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हुआ जो कि क्या रिटर्न करेगा, इस डेटाबेस में से एम्प्लॉयज़ टेबल में से क्या रिटर्न करवाएगा, ये वैल्यूज़ को रिटर्न करवाएगा। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं ऑन विजुअल स्टूडियो, सो दैट हम इस डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन के अंदर, MVC एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ कर सकें। सो हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो, और अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि उसमें हम अपना मॉडल क्रिएट करें और फिर उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करें अपने इस एप्लीकेशन MVC_डेमो एप्लीकेशन के अंदर। सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम सर्च करेंगे क्लास लाइब्रेरी, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्लास लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क एंड क्लास लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क विद विजुअल बेसिक। यहाँ पे एक नज़र आ रहा है विजुअल बेसिक के साथ और दूसरा है C#। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे क्लास लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क विद C#, और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसको सिलेक्ट करके, और इसको हम नाम दे देते हैं सपोज बिजनेस लेयर, एंड बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ये क्रिएट हुआ तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल्यूशन फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे बिजनेस लेयर की एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे MVC_डेमो के नाम से है। सो बिजनेस लेयर के ऊपर हम जाके अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, सपोज उसको नाम देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे
और इसके बाद ऐड, और ऐड के बाद इसे हम यहाँ पे क्लास पे क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डॉट सी एस, और क्लिक करते हैं ऑन ऐड। सो यहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है वो क्रिएट हो गई है इन बिजनेस लेयर। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की। और इसमें हम सपोज लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और इसकी वैल्यूज़ ये ले यूजिंग गेटर एंड सेटर। और सॉरी, इससे पहले हमारे पास, हमारे अगर टेबल में हम देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी आईडी की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पब्लिक इंट आईडी, और इसका हम क्या देते हैं अगेन फॉर यूजिंग गेटर एंड सेटर। और देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास जेंडर, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग सिटी, और यूजिंग गेटर एंड सेटर। बट इसके साथ हमारे पास पहले हमारे पास क्या था, पब्लिक डेसिमल सैलरी, गेटर सेटर, और इट्स एक्चुअली पब्लिक। एंड देन हमारे पास है सैलरी के बाद हमारे पास थी प्रॉपर्टी या कॉलम था पब्लिक डेट टाइम, जो कि हमारे पास क्या था, डेट ऑफ बर्थ, और यूजिंग गेटर एंड सेटर। सो ये ऑल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे रिक्वायर्ड हैं वो हमने अपनी एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आईडी है, उसके बाद नेम, जेंडर स्ट्रिंग टाइप का है, सैलरी हमारे पास डेसिमल टाइप है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास डेट एंड टाइम है, और फिर हमारे पास सिटी में क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। सो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे जो एम्प्लॉय है एंटिटी उससे बिलोंग करती हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक इसके बाद जो रिक्वायर्ड रेफरेंसेस हैं वो हम ऐड करते हैं। उसके लिए हम रेफरेंसेस के ऊपर जाके अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, और इसमें हमें सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड है, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, रेफरेंसेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड रेफरेंसेस, यहाँ पे असेंबलीज को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ से अगर ड्रॉप डाउन करें एंड सर्च फॉर सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, सो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे चेक करेंगे सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन इन असेंबलीज, और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस लेयर जो क्लास लाइब्रेरी है उसमें हमारे पास यहाँ पे सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन ऐड हो गया है। सो इसके बाद हम, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम एक बिजनेस लेयर क्लास क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम अगेन बिजनेस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड, और इसमें हम क्लास के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय बिजनेस लेयर, और इसके बाद क्लिक करते हैं ऑन ऐड। सो ये हमारे पास, अगर हम इसको बिजनेस लेयर फोल्डर के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ क्लास आ रही है, एम्प्लॉय डॉट सी एस, जिसमें हमारे जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने ऐड कर दी हैं। और उसके बाद एम्प्लॉय बिजनेस लेयर, इसमें हम वो कुछ मेथड क्रिएट करेंगे जिनके थ्रू हम डाटा को रीड करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पे क्लास वन डॉट सी एस देखें, ये तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास है जो कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास क्रिएट हो गई थी। इसको आप डिलीट करना चाहें तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सो दैट जो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो यहाँ पे रहें। सो एम्प्लॉयज़ क्लास, जब हमने बात की थी लेक्चर के स्टार्ट में, हमने कहा था कि आपको जो बिजनेस मॉडल या डाटा ऑब्जेक्ट, बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास दो चीज़ें कंटेन करता है, एक उसकी डाटा जिसका हमने स्टेट कहा था, एंड दूसरी थिंग हमने कहा था कि बिहेवियर। सो अब वो उसके लिए हमने इन्हीं दोनों चीज़ें के लिए हमने इसको एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर उसका सारा डाटा हमने प्लेस कर दिया है, डाटा या स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्लास। और अगर इसको यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है।
अब दूसरी थिंग उसका बिहेवियर के उसका बिजनेस लॉजिक क्या होगा, डाटा रिट्रीव कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा। सो उसके लिए हम जो भी मेथड्स होंगे वो हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के अंदर ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो डाटा है वो रिट्रीव करना है जो डेटाबेस के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, इस बिजनेस लेयर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, या बिजनेस लेयर मॉडल के थ्रू। सो ये हमारा एम्प्लॉय बिजनेस लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसको हमने यूज़ करना है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक हम डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, डेटाबेस के ऊपर डाटा सेव करना चाह रहे हैं, अपडेट करना है, एडिट करना है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे या डिफरेंट इसके मेथड्स क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसकी जो रिक्वायर्ड असेंबलीज हैं उनको हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, एंड इसके साथ साथ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, एंड इसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सो दैट्स इट। ये तीन हमने डिफरेंट असेंबलीज ऐड कर दी इसके अंदर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिस्ट एम्प्लॉय, और इसमें हमने क्या करना है, सपोज एक मेथड क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉयज़, गेट ऑल एम्प्लॉयज़। और इसमें क्या करना है हमने, ओके ये हमारे पास एक मेथड है, और इसमें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। उसके लिए स्ट्रिंग, उसको नाम दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम दे देते हैं सपोज DBCS विच इज़ डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। एंड देन नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करना है, अब हम जो डाटा रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से उसको हम किसके अंदर सेव करने वाले हैं। सपोज उसको हम एक लिस्ट के अंदर सेव करने वाले हैं या स्टोर करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ टाइप सपोज एम्प्लॉय, और इसको ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज़ इक्वल टू न्यू लिस्ट एम्प्लॉय। और ये हमारे पास एक मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एम्प्लॉयज़, ताकि जो डाटा रिट्रीव हो वो इस सब्जेक्ट के अंदर हम उसको सेव करें। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं यूजिंग SQL कनेक्शन, और इस कनेक्शन को नाम देते हैं CUN इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। और किसके थ्रू कनेक्शन करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू, और कनेक्शन क्रिएट होगा। इसके बाद इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद हम SQL कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट इसको नाम दे देते हैं सपोज CMD, ताकि वो स्टोर्ड प्रोसीजर से और कनेक्शन के थ्रू टेबल में से डाटा को रिट्रीव कर सके। तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक जो स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो पास कर देते हैं, एंड सेकंड थिंग हम जो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो पास कर देते हैं, ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर हमारे पास क्या था, अगर आपको याद हो, स्टोर प्रोसीजर गेट ऑल एम्प्लॉयज़, ये वो स्टोर प्रोसीजर है जो हमने SQL सर्वर के अंदर क्रिएट किया था। सो ये कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि क्या करेगा, टेबल में से एम्प्लॉयज़ टेबल में से डाटा को रिट्रीव करेगा यूजिंग दिस कनेक्शन। एंड नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि ये जो कमांड है वो स्टोर प्रोसीजर कमांड है, ना कि वो एक कोई रेगुलर क्यूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CMD डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन को ओपन करते हैं, CUN डॉट ओपन। उसके बाद जब ये CMD कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी यूजिंग दिस एग्जीक्यूट रीडर, तो जो डेटा आएगा वो कहाँ पे जाना चाहिए,
ठीक है, ये जो CMD कमांड हमने यूज़ की है जो कि स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू डाटा उठाएगी इस सेट SP गेट ऑल एम्प्लॉयज़ प्रोसीजर के थ्रू टेबल में से यूजिंग दिस एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन। तो इसको सेव कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको सेव करवा देते हैं। सो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, SQL डेटा रीडर और इसको नाम दे देते हैं सपोज RDR। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस कमांड के थ्रू, जो कि कमांड हमने बताई है जो कि स्टोर्ड प्रोसीजर है, यहाँ से उठाएगी डेटा आफ्टर क्रिएटिंग दिस कनेक्शन और यूजिंग दिस एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन। तो जो डेटा आएगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, इस SQL डाटा रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका हमने नाम दिया है RDR। इसके बाद डाटा इसके अंदर आ जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अब जो एम्प्लॉय का डाटा आए उसको स्टोर करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब RDR ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जो एक एम्प्लॉय का डाटा आएगा उसको हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा देंगे। देन जो नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा उसका डाटा आएगा RDR के अंदर, उसको लेंगे और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा देंगे। मतलब हर एक एम्प्लॉय के लिए हमने क्या करना है, डाटा हमने उसके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल एक लूप लगा देते हैं, वाइल RDR डॉट रीड। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम सपोज इसमें सबसे पहले हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, और इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और इसके बाद इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो डाटा उठाए लाइक RDR जो डाटा रीड करे, लाइक अगर उसने ID रीड की है, ठीक है ID, अगर वो ID रीड कर रहा है तो उसको हम किसको पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट ID में पास कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ये ID आपके पास इंटीजर टाइप है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 30। और अब ये क्या हो रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है इंट के अंदर, और अब ये इसके अंदर जाके सेव हो रही है। इसके बाद सिमिलरली हमने क्या काम करना है, एम्प्लॉय डॉट नेम, और इसके बाद हमने एम्प्लॉय डॉट जेंडर, फिर हमने क्या काम करना है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, फिर एम्प्लॉय डॉट डेट ऑफ बर्थ, एंड सिमिलरली हमने क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट सिटी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इन सारों में हमने एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ हैं वो सेव करवानी है। सो इसके लिए हम अगर रीडर ऑब्जेक्ट से RDR डॉट, अगर वो क्या ले रहा है RDR, अगर वो उसका नेम ले रहा है, ठीक है, सो वो किसको पास कर दे, उसके एम्प्लॉय डॉट नेम के अंदर सेव करवा दे। लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद हमने क्या काम करना है, ओके इट्स एक्चुअली अ फंक्शन मेथड, ओके, जो कि क्या काम करेगा, इस वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा और इसको पास कर देगा। इसके बाद हमने क्या काम करना है, जेंडर, सिमिलरली RDR जो जेंडर की वैल्यू ले, ठीक है, जेंडर उसको भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करे और उसको पास कर दे एम्प्लॉय डॉट जेंडर में। इसके बाद सैलरी, सो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल है, सो ये अगर वो रीड करे तो किसके अंदर पास कर दे, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। लेकिन इसको हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल। सो कन्वर्ट कन्वर्ट टू डेसिमल, कन्वर्ट टू डेसिमल, और इस पूरे RDR इसको हम पास कर देंगे इस मेथड को। और फिर हमारे पास है RDR डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे डेट एंड टाइम के अंदर। सो कन्वर्ट डॉट टू डेट एंड टाइम, और इसको हम पास कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास सिटी है, सो RDR सिटी, और ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग। सो दैट्स इट।
सो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, रीडर जो कमांड एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू जो वैल्यूज आएंगी वो पास होंगी आरडीआर के थ्रू, आरडीआर ऑब्जेक्ट के अंदर, विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएल डाटा रीडर। और इसको हमने पास कर दिया वाइल लूप के अंदर, और ये तब तक काम करे जब तक ये रीडर डाटा को रीड करता रहे। ठीक है, पहले एक एम्प्लॉय आएगा, उसको हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी आईडी इसके एम्प्लॉय डॉट आई डी के अंदर पास कर दी, नेम एम्प्लॉय डॉट नेम के अंदर टाइप कास्टिंग करने के बाद। ठीक है, फिर जेंडर उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया, सो ऑन सारी प्रॉपर्टीज हम उसके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हैं। फिर क्या काम करे, वो क्या काम करे, वो इस एम्प्लॉय को क्या करे, ऐड करे एम्प्लॉयज लिस्ट में। ठीक है, डॉट ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक ऑब्जेक्ट आया, एक रीडर, एक डाटा ऑब्जेक्ट आया जो उसने डाटा रीड किया एक एम्प्लॉय का, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसने ऐड की इस एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट के अंदर। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली एम्प्लॉयज क्या है, अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, जो कि अगेन एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट टाइप लिया हुआ है। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डाटा आएगा, उसको इस एम्प्लॉयज लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। देन सेकंड एम्प्लॉय, उसका डाटा आएगा, हर एक डाटा एंट्री को लेगा और उसको इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा सेकंड एम्प्लॉय के लिए। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, जब तक ये एसक्यूएल डाटा रीडर रीड करता रहेगा डाटा फ्रॉम दी टेबल। ठीक है, जैसे जैसे रीड करता रहेगा उसको उसकी सारी वैल्यूज उसके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर पास करता रहेगा, और एट द एंड ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पास कर रहे हैं एम्प्लॉयज लिस्ट के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको रिटर्न करना है, रिटर्न इस एम्प्लॉयज लिस्ट के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, अब इसको अगेन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की क्रिएट की, जिसका हमने नाम दे दिया DBCS, डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। और उसके बाद हमने इस एम्प्लॉय क्लास का एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसे हमने कह दिया एम्प्लॉयज़। और उसके बाद हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, उसको नाम दे दिया CON। और इसके बाद हमने एक कमांड ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका हमने नाम दिया CMD। वो क्या काम कर रहा है, इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए स्टोर्ड प्रोसीजर जो हमने क्रिएट किया था एसक्यूएल सर्वर में, वहाँ से वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज टेबल में से डाटा रीड करेगा यूजिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, और वो उसका हमने कमांड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ये कमांड एक स्टोर्ड प्रोसीजर कमांड है, तो उसको हमने यहाँ पे बता दिया कि ये क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर कमांड है। उसके बाद कनेक्शन ओपन। ठीक है, अब जैसे ही क्यूरी चलेगी क्या होगा, एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू क्या होगा, डाटा रीड करेगा। अब जो डाटा रीड होगा वो हमने एसक्यूएल डाटा रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास कर दिया। फिर उसको हमने, चूंकि हम मल्टीपल एम्प्लॉयज का डाटा रीड कर रहे हैं, तो हमने क्या काम किया, वाइल लूप के अंदर ये रीडर ऑब्जेक्ट पास कर दिया कि जब तक वो रीड करता रहे हम ये काम करते रहे। ठीक है, क्या काम करते रहे कि हर हमने पहले का, जैसे एक रीडर एक ऑब्जेक्ट एक डाटा रीड करेगा, उसका हम एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की हर एक प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं हर एक कॉलम के अगेंस्ट हम उसका डाटा उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, उसकी पूरी जितनी भी कॉलम्स हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, सबको लेगा और उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर पास कर देगा। और एट द एंड हम इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप की एक लिस्ट क्रिएट की थी। ठीक है, सो एट द एंड हम क्या काम कर रहे हैं, जो लिस्ट है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा काम होगा किसके थ्रू, इस गेट ऑल एम्प्लॉयज मेथड के थ्रू। ठीक है, सो ये तो था जो हमने काम किया इस बिजनेस लेयर क्लास के अंदर। अभी हमने सिंपली क्या काम किया है, इस पूरी अभी तक जो हमने काम किया, हमने सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अलहदा से, जिसमें हमने अपना एक मॉडल क्रिएट किया। पहले हम सिंपली क्या काम करते थे, इस मॉडल के अंदर जाते हैं और मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड, और यहाँ से न्यू आइटम, और हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और लेकिन अब हमने क्या काम किया है, अब हम ये जो मॉडल है वो हम एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने इसको बिजनेस लेयर प्रोजेक्ट का नाम दिया। ठीक है, और इस जो प्रोजेक्ट जो मॉडल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे अपने इस MVC_डेमो प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने अपना जो ये लेक्चर था आज का, वो हमने स्टार्ट यहीं से किया था
कि हम मॉडल्स को ज़रूरी नहीं है कि मॉडल फोल्डर्स के अंदर हो या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हो। जैसा कि व्यूज़ की हमने बात की कि व्यूज़ फोल्डर के अंदर होने चाहिए, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर होना चाहिए एंड सो ऑन। सो उसका हमने काउंटर किया था कि जो मॉडल्स है, मॉडल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मॉडल फोल्डर के अंदर हो, बल्कि वो इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी जगह पे हो सकते हैं, और इवन कि ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी किसी जगह पे हो सकते हैं। सो फिर उसकी हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए हमने क्या काम किया, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उसके अंदर हमने एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की जो कि एम्प्लॉय मॉडल है, जो कि उसका डाटा या उसकी स्टेट को सेव कर रही है। एंड सेकंड फिर हमने एम्प्लॉय बिजनेस लेयर क्रिएट किया जो कि क्या काम कर रहा है, वो उसके डिफरेंट बिजनेस लॉजिक्स को स्टोर कर रहा है। सो अभी तक इसने क्या काम किया, इसके अंदर हम सिंपली क्या काम कर रहे हैं, गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का एक मेथड पास किया है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा और उसके बाद डाटा को रीड करेगा और रिटर्न करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है। सो अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं, इस प्रोजेक्ट को, बिजनेस लेयर प्रोजेक्ट को, इसको हम सेव करते हैं और इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं एम वी सी अंडरस्कोर डेमो। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एम वी सी डेमो के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे रेफरेंसेस के ऊपर अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे डिफरेंट रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या काम करेंगे, अपने जो जहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया है उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेफरेंसेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड रेफरेंस, और यहाँ से असेंबली सिलेक्टेड है लेकिन हम असेंबलीज को अनचेक, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम किसी प्रोजेक्ट को एज ए रेफरेंस यूज़ करने वाले। यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हमने अलहदा से क्रिएट किया है इसके अलावा, जो कि बिजनेस लेयर का है। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं यहाँ से। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनेस लेयर एज ए रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग हमने क्या काम करनी है, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जाके हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है। सो इसके बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे। हमारी जो पेरेंट हमारा प्रोजेक्ट है एम वी सी अंडरस्कोर डेमो, इसकी वेब कन्फिग फाइल ओपन करेंगे और यहाँ जो हमने एम्प्लॉय बिजनेस लेयर में ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग दी है DBCS, उसको यहाँ पे जाके ऐड करते हैं वेब डॉट कन्फिग फाइल के अंदर। तो उसके लिए आप यहाँ पे एंड पे आएंगे और कन्फिग्रेशन जो है यहाँ इसको इंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आप करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसमें जाके आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आप नाम देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को जो आपने वहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के अंदर। तो इसको नाम हमने क्या दिया है, DBCS। इसके बाद हम इसे बताएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो डाटा सोर्स है हमारा, वो डाटा सोर्स हमारा क्या है, कहाँ से डाटा आ रहा है हमारा, इसके लिए हम सर्वर का नाम बताएंगे। तो सर्वर हमारा क्या नाम है, शहजाद अली \SQL एक्सप्रेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है, इनिशियल कैटलॉग, और इसमें हम इसको डाटाबेस बताएंगे जो कि हमारी डाटाबेस का नाम है MVC_DB। पहले हमने क्या काम किया, नेम में हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिया। इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डाटा सोर्स में हम सर्वर का नाम बताएंगे, और फिर सेमी कॉलन के बाद हम इनिशियल कैटलॉग में हम अपनी डाटाबेस का नाम बताएंगे, और इसके बाद हमने क्या काम करना है, सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं इंटर करके नीचे ले आता हूँ, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, और कोटेशन मार्क्स को बंद करेंगे, और इसके बाद हम कहते हैं इसे प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या देते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं system डॉट डेटा डॉट SQL client। So that's it for this कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले हमने क्या काम किया, ऐड कर रहे हैं नेम एज ए DBCS। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग में हम डाटा सोर्स बता रहे हैं जो कि हमारे सर्वर का नाम है। इनिशियल कैटलॉग में हम अपनी डाटाबेस का नाम बता रहे हैं, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हम इसको टू ट्रू रख रहे हैं, और इसके बाद प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डाटा डॉट क्लाइंट SQL क्लाइंट, और इसको सेव करें। और इसके बाद अब हमने क्या काम करना है, हम अब करेंगे कंट्रोलर ऐड करते हैं, ताकि जिसमें हम उस डाटा मॉडल को यूज़ कर सकें या मॉडल को हम यूज़ कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और ऐड के बाद कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम एम्प्टी चूज़ करते हैं और ऐड, और यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय
कंट्रोलर और ऐड। और यहाँ पे समटाइम्स एरर आ जाता है, आपका कंट्रोलर क्रिएट नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे MVC अंडरस्कोर डेमो के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीबिल्ड करेंगे। और रीबिल्ड करने के बाद आप दोबारा कंट्रोलर के ऊपर आएंगे और अपना अगर आप एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे कंट्रोलर ऐड ना हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप क्या काम करें, MVC अंडरस्कोर डेमो के ऊपर जाएं, यहाँ पे आके इसको रीबिल्ड करेंगे और दोबारा आके कंट्रोलर ऐड करेंगे तो कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि हमारी MVC अंडरस्कोर डेमो के अंदर है। अब इस कंट्रोलर के अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल पड़ा हुआ है उसको यूज करने वाले हैं इस कंट्रोलर के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम किसके थ्रू यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर के अंदर एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसे क्या बताते हैं, बिजनेस यूजिंग बिजनेस लेयर। और अब जो हमारे वहाँ पे मॉडल है बिजनेस लेयर के अंदर, जो कि हमारा कौन सा मॉडल है, लाइक एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। सपोज क्या देते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बिजनेस लेयर क्या देते हैं, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय बिजनेस लेयर। बट यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, सो इसको चेक करते हैं। एम्प्लॉय बिजनेस लेयर इज inaccessible due to its protection level, ओके, इसको देखते हैं हमारे एम्प्लॉय बिजनेस लेयर में जाके। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल क्या है इसका, एक्चुअली इसको हमने क्लास एम्प्लॉय बिजनेस लेयर कहा हुआ है। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम इसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे पब्लिक बना देते हैं, इसे सेव करते हैं, वापस जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर। सो नाउ यू कैन सी वो एरर खत्म हो गया है। ठीक है। सो इसके बाद हम अपना जो दूसरा मॉडल है जो कि एम्प्लॉय है, सो उसके लिए भी एरर आना था, तो हम इसको भी यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर। तो इसका हम एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट एम्प्लॉय क्लास का हम लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज इज इक्वल टू। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके डेटा को, और इसमें अब हम क्या काम करते हैं, इसको हम पास करते हैं जो एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू हम कॉल करते हैं उसके मेथड को, जो कि हमने कहा था गेट ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर हम जाएं इस एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक मेथड कॉल किया था, क्रिएट किया था, गेट ऑल एम्प्लॉयज। उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या काम किया, एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके थ्रू हम उसका जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं, और उसको हम किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की जो क्लास है, जो ऑब्जेक्ट है, हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय डाटा हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़। सो दैट्स इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रह गया है, हमारा, हमने अभी तक हमने क्या काम किया, हमने सिंपली एक मॉडल क्रिएट किया है एम्प्लॉयज़। ठीक है, और उसके अंदर कुछ डाटा है हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एम्प्लॉयज़ की, लाइक आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। और उसके बाद हमने एक और काम किया जो कि एम्प्लॉय बिजनेस लेयर। एम्प्लॉय बिजनेस लेयर में हमने सिंपली एक मेथड क्रिएट किया है गेट एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज, जो कि सिंपली क्या काम करेगा, आपकी डेटाबेस के ऊपर जाएगा और वहाँ से एक स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डाटा उठा रहा है और वो पास कर रहा है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से हम उस डाटा को पास कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ लिस्ट को, और ये सिंपली क्या काम करेगा, एक एम्प्लॉयज़ लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, सो उसको फिर हम क्या काम कर रहे हैं, ये जो एक और प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने मॉडल क्रिएट किए हैं एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय बिजनेस लेयर, उसको हम अपने MVC डेमो जो क्लास है, जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसके जो एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर है उसके अंदर आके हम उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा मॉडल है उसको एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या काम करते थे, हम मॉडल्स के अंदर मॉडल क्रिएट करते थे और इसको हम यहाँ पे आके यूज़ करते थे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मॉडल किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ क्रिएट किया है और उसको यूज़ हम कहीं और पे कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडेक्स मेथड में हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का ऑब्जेक्ट कॉल किया और उसका यूज़ करते हुए हम उसका जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं गेट ऑल एम्प्लॉयज़, जो कि क्या काम करेगा, डेटाबेस से ऑल एम्प्लॉयज़ का डाटा उठाएगा, और उसको हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एज ए लिस्ट, और उसको हम एज ए
रिटर्न कर रहे हैं एक व्यू में। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया क्या, कि यहाँ पे हमने एक इंडेक्स मेथड के अगेंस्ट, एक्शन मेथड के अगेंस्ट हमने एक व्यू क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं MVC5 व्यू ऐड, और यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे एम्प्टी के बजाय हम यहाँ से चूज करेंगे लिस्ट। क्योंकि हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक, अगर आप यहाँ देखें तो हम एक लिस्ट एम्प्लॉय टाइप की रिटर्न करवा रहे हैं। सो टेम्पलेट में हम एक लिस्ट पास कर देते हैं इसे, और मॉडल क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं हम इसे यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय बिजनेस लेयर, और बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं और क्लिक करते हैं ऐड के ऊपर। सो ये ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स एक्शन मेथड के अगेंस्ट व्यू है, इंडेक्स व्यू, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एम्प्लॉयज़ फोल्डर के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसका व्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप देखें व्यूज़ के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज़ फोल्डर है, एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर आपके यहाँ पे इंडेक्स व्यू आ रहा है। सो इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास ये इंडेक्स व्यू आ रहा है। तो इसको सिंपली अब हम क्या काम करते हैं, रूट कन्फिग के अंदर जाते हैं, रूट कन्फिग में हम जाकर रूट चेंज करते हैं। सो यहाँ पे होम के बजाय यहाँ पे आके हम क्या काम कर देते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय, और इसका इंडेक्स एक्शन मेथड एज ए डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या काम करते हैं, सिंपली अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। हो क्या रहा है कि सिंपली जो डाटा है आपकी डेटाबेस में था उसको रिट्रीव कर रहे हैं एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के थ्रू, और उसको फिर हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, और उसके थ्रू हमारे सामने ये डाटा जो हमारी आउटपुट है वो आ रही है। ठीक है, सो जो हमने डाटा इंसर्ट किया था वो सारे का सारा यहाँ पे हमें व्यू हो रहा है। सो ये इसका कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इंडेक्स एक्शन मेथड। उसको हम यहाँ पे इन्वोक भी कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय और उसका इंडेक्स एक्शन मेथड। सो अगेन आपके पास सेम आउटपुट आ रही है। सो अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड, एंड सिमिलरली आप एडिट पे क्लिक करें तो अभी तक हमारे पास ये एडिट व्यू भी अवेलेबल नहीं है, डिटेल्स व्यू भी अवेलेबल नहीं है, एंड सो ऑन। सो अभी जस्ट हमने क्या काम किया है, सिंपली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू, एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के थ्रू हमने डाटा रिट्रीव किया है डेटाबेस से, और उसको पास किया है एम्प्लॉय मॉडल को, और वहाँ से हम उसको पास कर रहे हैं एम्प्लॉय के इंडेक्स एक्शन मेथड को। सो सभी सिर्फ तक अभी तक हमने क्या काम किया है, डाटा कलेक्ट किया है यूजिंग गेट ऑल एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और उसका जो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल क्रिएट किया हुआ था एसक्यूएल सर्वर के अंदर। सो अब अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम क्या काम करेंगे, हम ये जो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयज़ क्रिएट कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग को एडिट कैसे करना है, उसकी डिटेल्स कैसे देखनी है, और उसको डिलीट कैसे करना है, इनके ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियोस में काम करेंगे। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म कलेक्शन इन ASP.NET MVC, और उसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कलेक्शन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से न्यू एम्प्लॉयज़ का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं इन डेटाबेस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।